बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बताइएगा डेबिट क्रेडिट बराबर बोथ आर इक्वल। चलें जी, दैट्स गुड। इक्वल 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 का जवाब हाँ जी। आज जुम्मतुल मुबारक है। सबसे पहले पढ़िए दुरूद शरीफ। हाँ जी, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर जरा नोट कराइएगा जो हमारे रह गए थे। जी, क्वेश्चन नंबर हाँ कस्टमाइज। क्वेश्चन नंबर है 4, 3, 10, 13, 12। 4, 3, 12, 10 और 13। चलिए, क्वेश्चन करने से पहले एक बात करते हैं। हर रोज कुछ ना कुछ नया करना चाहिए ना। लाइसेंस लिया हमने फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल के लिए लाइसेंस ले लिया। हाँ जी, अली यूसुफ साहब कहते हैं ये जो सवाल आपने दिए हैं हमें पैक की बुक में, क्या ये एनएफ हैं फॉर एग्जाम प्रैक्टिस? ये सवाल पेपर के ही सवाल हैं बेटा जी, और इसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक है उसके सवाल भी करने हैं हमने। ठीक है, क्वेश्चन बैंक जो है उससे भी आज आपको क्वेश्चन दे दूंगा करने के लिए, उसके भी सारे सवाल करेंगे। राइट, तो हम जो है वो ये पैक के क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन बैंक आई कैप का दोनों को चलाएंगे इकट्ठा। सही है, जहां पे कोई क्वेश्चन बैंक का ठीक नहीं होगा हमारे ख्याल से उसको छोड़ देंगे, तो वरना मोस्टली हम उसको भी साथ साथ चला रहे होंगे किसी किसी टॉपिक में ना। अब जैसे IAS 38 है, आई कैप के स्टडी टैक्स में बहुत अच्छा दिया हुआ है, जबरदस्त है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IFRS 16 लीज। आज वो अपलोड हो जाएगा होपफुली LMS पे। लीज स्टडी टैक्स से बिल्कुल नहीं करेंगे, गलत मलत दिया हुआ सारा। पहले था पुराना एक स्टैंडर्ड IAS 17 लीजेस, वो स्टडी टैक्स में दिया हुआ था। IFRS 16 एप्लीकेबल हुआ तो उसको उन्होंने चेंज किया, वो चेंज करके कुछ चीजें नई डाल दी, कुछ पुरानी डाल दी, तो वो काम खराब हो गया। फिर उनको पॉइंट आउट किया, बताया, फिर उन्होंने मजीद उसको चेंज किया, लेकिन अभी भी वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, अभी भी उसमें कुछ पुरानी चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो मंडे को लीज स्टार्ट करेंगे? नहीं, अभी करता हूं मैं, जब ये टॉपिक खत्म होगा लीज शुरू हो जाएगा। परेशान क्यों होते हैं आप? ठीक है, शुरू हो जाएगा, हो सकता है आज ही शुरू हो जाए, लेकिन आज वैसे नहीं है चांस, कल हो सकता है शुरू हो जाए। ठीक है, कल शुरू हो गया वेल एंड गुड, कल ना हुआ तो मंडे को हो जाएगा, मंडे को ना हुआ तो ट्यूसडे को हो जाएगा। टॉपिक खत्म हो लेने दें, उसके बाद टेस्ट हम अनाउंस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम टेस्ट IAS 16 का तो टेस्ट हो गया हुआ है ना। IAS 16 का टेस्ट नहीं हुआ है, काफी सारे लोगों ने कह दिया नहीं, और शवेज साहब कहते हैं हो गया। चलें IAS 16 का टेस्ट पहले डिसाइड करते हैं, बताएं। तो आपने बताना था ना, IAS 16 जो हमने पढ़ा उसका टेस्ट बताएं किस दिन देना है। जी बोलें। हम्म हम्म हम्म
ट्यूसडे को IS 16 टेस्ट ऑन ट्यूसडे। राइट जी, दोनों का एक साथ नहीं होगा, अलग अलग करेंगे। तो IS 16 का टेस्ट जो है वो ट्यूसडे को करते हैं, और ट्यूसडे को डेट होगी मेरा ख्याल है 16 अप्रैल। इज इट? ठीक हो गया। चलें, ये ट्यूसडे को टेस्ट हो जाए, उसके बाद फिर अगले वीक में एक और टेस्ट भी रख लेंगे, और वो हम जो है, आपने मुझे मंडे को एक दफ़ा याद कराना है कि टेस्ट है। ठीक है, मैंने अभी फौरी तौर पे जो है वो इसको नोट भी कर लिया है, मैसेज भी कर दिया है कि फलां दिन टेस्ट होना है। ये लें जनाब, चलें जी, नोटेड। लेकिन एक दिन पहले आपने रिमाइंड ज़रूर करा देना। अच्छा जी, उसमें रीवैल्यूएशन और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का शेड्यूल वगैरह ही होगा ना? बस हाँ जी, यही होगा। जाहिर है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी आ जाएगी, रीवैल्यूएशन अपवर्ड डाउनवर्ड आ सकती है, नोट बनाना आ सकता है, ये सारा कुछ। हाँ जी, उन्होंने कहा उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मिसिंग फिगर है। वो मिसिंग फिगर अब वो रह गया पीछे, वो अब उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मेनली जो फोकस होगा वो रीवैल्यूएशन पे और नोट्स बनाने पे होगा। ठीक है, चले, तो ये हो गया ट्यूसडे 16/4/19। जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ करेगा हम टेस्ट डिसाइड कर लिया करेंगे इन्होंने, और फिर वो टेस्ट जो है वो तकरीबन 12-1 बजे अपलोड कर दिया करेंगे, और रात 12 बजे तक वो अपलोड रहेगा, और रात 12 बजे तक आपके पास टाइम हुआ करेगा कि आप उसको जो है वो करके सबमिट कर दें। तो तकरीबन 10-12 घंटे अवेलेबल हुआ करेगा, ताकि अपने अपने टाइम में जिसको जब टाइम मिले वो कर ले। लेकिन उसमें सिर्फ एक कंडीशन है कि आपने जब पूरी तैयारी कर लेनी है, उसके बाद आपने उस टेस्ट को खोलना है, उससे पहले नहीं, वरना आपका नुकसान होगा। पहले देख लें सवाल क्या है, फिर उसके बाद बंद करके उसको देखें मैंने कैसे करना है, क्या चीज़ें उसके लिए चाहिए, वो कर के दोबारा खोल के बैठ जाए, फायदा नहीं होगा। पहले प्रेपरेशन कर लें, उसके बाद आप जब एक दफ़ा टेस्ट खोल लेंगे तो ओपन बुक है। यस, आप आई कैब वाली किताब, कौन सी? ओरिजिनल जो IFRS की किताब है, वो सफ़ेद उसका टाइटल है और उसके बाद लाल रंग का प्रिंट हुआ है, वो वाली किताब आप खोल के सामने रखें, उसकी इजाज़त है। टेस्ट पे टाइम लिखा होगा, फर्स्ट करें 45 मिनट्स, आप 45 के 50 मिनट्स ले लें, 55 ले लें, घंटा ले लें, नो इशू। 10-15 मिनट ऊपर भी ले लें, तसल्ली से उसको कर लें। फिर उसके बाद जब आप कर लें, फिर आपने उसको सबमिट कर देना। तो ईमानदारी से टेस्ट करना है, उसका फायदा ये होगा, आपको पता लग जाएगा कि क्या आता है और क्या नहीं आता है। हाँ जी, उसमें के स्टेप्स लगा लिए हैं निशानी के लिए, ठीक है, वो आप पर्चियां लगा लें, या ये 16 यहाँ से शुरू हो रही है, वहां से शुरू हो रहा हो, ठीक है, कुछ नहीं होता उससे। वाह 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 वाह, कहते हैं कि रेड बुक पे सॉल्यूशंस लिख लें। जो किताब है ना, आई आपने दो बातें की हैं सिर्फ। उन्होंने क्या ओपन बुक पेपर है, और ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आप जो आई कैप ने इशू किए वो आप यूज कर सकते हैं। दूसरी बात कि उसमें लिखना अलाउड नहीं है कुछ भी। हाँ, उसमें आप मार्क कर सकते हैं, अंडरलाइन कर लें, यस इट इज अलाउड, और यू कैन हाईलाइट द थिंग्स, हाईलाइटनर लेके जो भी रंग आपको अच्छा लगता है, नीला, पीला, लाल, सब्ज, जैसे भी आपको रंग अच्छा लगे तो वो आप उससे हाईलाइट कर लें, वो भी अलाउड है। ये दो बातें अलाउड है, इसके अलावा कुछ और भी अलाउड नहीं है। तो इसलिए किताब के ऊपर कुछ ना लिखिएगा, ऐसे इशू बन जाए, खामखा पेपर में लेके जाएं तो प्रॉब्लम हो, फायदा क्या। चलें जी, तो लाइसेंस की बात कर रहे थे हम कि लाइसेंस जो है वो ले लिया 5 साल का, रिन्यूअल की ऑप्शन है। रिन्यूअल ऑप्शन है फॉर फर्दर 2 साल, 4 साल, फॉर फर्दर 3 ईयर्स। अमोर्टाइजेशन कितने साल पे चार्ज की जाए?
हाँ जी, अली शहज़ब साहब कहते हैं क्या ये इतना टफ पेपर है जो आईकैब ने ओपन बुक रख दिया है? असल में आईकैब कहता है कि रटा नहीं चाहिए, रोड लर्निंग इज नॉट रिक्वायर्ड, रटा नहीं चाहिए, ये पॉलिसी आईकैब की। तो आप कहीं मैं चीज़ें याद करके जाऊँ, वो कहते हैं आप किताब साथ ले जाएं, आपने पढ़ा हुआ है निशान लगा लें, साथ ले जाएं और वहां पे जरूरत पड़े उसको खोल के देख लें, बस। इसलिए तो आसानी पैदा कर दी कि आप जो है जब आईकैब कहता है रटा ना लगाएं तो आप क्यों रटे लगाते फिरें। और सी फैब में जाके भी अकाउंटिंग का जो पेपर है रिपोर्टिंग का, उसमें भी ओपन बुक है, राइट। और लॉज के पेपर का मुझे नहीं पता कि वो ओपन बुक है कि नहीं है, अकाउंटिंग का पता है। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो कहते हैं काश ये पॉलिसी बाकी सब्जेक्ट्स में भी होती। कोई बात नहीं, ऐसे तो होता ही है। वो कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दुम निकले। अच्छा जी, चले। तो इसलिए जो है ना, इतनी ज्यादा ख्वाहिशें करेंगे तो उतनी दुमें निकल आएंगी। रिन्यूअल ऑप्शन फॉर फर्दर ईयर्स। अब आपसे सवाल है कि हम जब अमोर्टाइजेशन करेंगे तो हम अमोर्टाइजेशन पीरियड क्या लेंगे, 5 साल लें या 8 साल लें? ये सवाल है जी आपसे। अमोर्टाइजेशन पीरियड 5 साल लें या 8 साल लें? 5 ले लें, जवाब आपका गलत हुआ। सबसे पहले देखेंगे मैनेजमेंट की इंटेंशंस क्या हैं। इंटेंशंस क्या है मैनेजमेंट की? ठीक है, मैनेजमेंट क्या सोच रही है? मैनेजमेंट कहती है कि एक्सटेंड कराएंगे, तो फिर पीरियड कितना लेंगे? 8 साल। और अगर मैनेजमेंट कहती है कि एक्सटेंड नहीं कराना, तो फिर पीरियड कितना ले लेंगे? फिर 5 साल ले लेंगे। हाँ जी, तो अगर टाइम पीरियड एक्सटेंड करना है ऑर्गेनाइजेशन ने, उसकी इंटेंशंस है, तो 8 साल ले लेंगे। और अगर कोई इंटेंशंस नहीं है, नो इंटेंशंस टू एक्सटेंड, तो फिर 5 साल ले लेंगे, फिर 5 इयर्स होगा मोर्टाइजेशन पीरियड। ठीक हो गया। ये मोर्टाइजेशन पीरियड की हम बात कर रहे थे कि या तो जो है वो 5 साल या वो 8 साल। क्लियर बात। इनिशियल पीरियड है 5 साल, लाइसेंस हमने एक खरीद लिया, इनिशियल पीरियड है 5 साल, और कहा हुआ है कि रिन्यूअल की ऑप्शन है फर्दर 3 इयर्स की। हम देखेंगे मैनेजमेंट की इंटेंशंस क्या है कि अगर मैनेजमेंट ने उसकी रिन्यूअल करानी है तो हम जो लाइसेंस कॉस्ट होगी, लाइसेंस खरीदते हैं तो उसके पैसे देते हैं ना, तो जो लाइसेंस कॉस्ट होगी वो कॉस्ट जो है वो हम कितने साल पे अमोर्टाइज करेंगे? वो 8 साल पे अमोर्टाइज कर देंगे। और अगर मैनेजमेंट की कोई इंटेंशन नहीं है एक्सटेंशन कराने की, रिन्यूअल कराने की, तो हम जो है उसे 5 साल पे अमोर्टाइज कर देंगे। बात क्लियर हो गई। दूसरी बात करते हैं। अब इससे अगली बात करने लगे हैं, इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाने लगे। लाइसेंस लिया, पैसे दिए, इनिशियल टर्म है उसकी कितनी? वही एग्जाम्पल 5 इयर्स, और रिन्यूअल हो सकती है फर्दर 3 इयर्स की। ठीक है, ऑप्शन है, रिन्यूअल ऑप्शन है। इंटेंशंस नहीं बताया हुआ,
नॉट नोन, बताया ही नहीं हुआ क्या इंटेंशन है। अब क्या करें, इंटेंशंस का पता ही नहीं है, तो अब क्या किया जाए, 5 डोंट नो। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि जो रिन्यूअल फी है, जो रिन्यूअल फी है वो कितनी है, रिन्यूअल फी कितनी है, वेदर इट इज सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट। या तो ये सिग्निफिकेंट होगी और या क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगी, दोनों में से कोई एक बात होगी। ठीक है जी, सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल इनिशियल टर्म थी 5 साल और हमने पैसे कितने दिए, फॉर रुपीज 1,00,000 रुपया। ठीक हो गया, 1,00,000 रुपए का लाइसेंस लिया। रिन्यूअल ऑप्शन क्या है, 3 साल फर्दर और कितने पैसे देनेंगे, रिन्यूअल फी क्या देनी पड़ेगी, वो देनी पड़ेगी फर्ज करें 50,000 रुपये, वो 50,000 रुपये देना। आप बता दें रिन्यूअल फी सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है, सिग्निफिकेंट है। आप अगर देखें तो ये पहले 5 साल के लिए हमने 1,00,000 रुपया दिया, इसको डिवाइड करें 5 साल पे तो 20,000 रुपये पर एनम बनते हैं, और अब हम दे रहे हैं 50,000 रुपया, डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड बाय 3 करें तो ये 16,600 1667 मेरे ख्याल ये अमाउंट बनती है। तो आप देखें ठीक ठाक अमाउंट है, 20,000 16,000 सिग्निफिकेंट अमाउंट है, उसका 80%। तो जब सिग्निफिकेंट अमाउंट होगी तो फिर रिन्यूअल पीरियड जो है उसको कंसिडर नहीं करेंगे, रिन्यूअल पीरियड विल नॉट बी कंसिडर्ड। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, इन्हीं फिगर्स के साथ चलते हैं। यही एग्जांपल 50,000 की बजाय वो कहते हैं रिन्यूअल ऑप्शन है, आप रिन्यूअल करा रहे हैं, सिर्फ 2,000 रुपया दे दें, सिर्फ 2,000 रुपया दे दें। अब ये 2,000 रुपया सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट, छोटी सी अमाउंट, 600 रुपया बनता है साल का, तो कुछ भी नहीं ये अमाउंट। तो जब अमाउंट इनसिग्निफिकेंट होगी तो फिर क्या करेंगे, फिर रिन्यूअल पीरियड को कंसीडर किया जाएगा। इनसिग्निफिकेंट के केस में रिन्यूअल पीरियड विल बी कंसीडर्ड। मतलब क्या हुआ, अभी दोबारा लिख देता हूं यहां पे क्या लिख दूं कि इस केस में जब सिग्निफिकेंट है ₹100,000 will be amortized over 5 years। ठीक हो गया। और यहां पे क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट के केस में ₹100,000 will be amortized over 8 years। जी सोच लें, क्लियर हो गई बात। हाँ जी, कोई सवाल हो तो बता दीजिए। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें कहीं ये पॉइंट भी अप्लाई हो जाएगा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, सबसे पहले 4, फिर 3, फिर 12, फिर 10। चलें जी।
हाँ जी, सवाल पूछा अगर 10,000 हो तो सिग्निफिकेंट होगा। 10,000 भी इनसिग्निफिकेंट ही कह सकते हैं आप। देखिए ना 2-3% तक हो तो वो इनसिग्निफिकेंट आप कह लें, ज्यादा हो 20, 30, 40% तो उसको आप जो है वो सिग्निफिकेंट कह लें। डिफाइन नहीं किया हुआ सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट को, ठीक है। लेकिन पेपर में वो अगर देता है तो या तो बहुत छोटी अमाउंट देता है या बहुत बड़ी अमाउंट दे देता है, सही है। तो 2-4% तक जो अमाउंट हो उसे आप इनसिग्निफिकेंट कह लें, लेकिन अगर वो 20-30% तक है तो उसे सिग्निफिकेंट कहना चाहिए ओरिजिनल का, ठीक है। ओरिजिनल के साथ ही कंपेयर करेंगे ना। ले जनाब, क्वेश्चन नंबर 4। Weldon Limited is a small company involved in the fishing industry. It operates a number of fishing boats and fishes mainly for tuna. The fish is tuna का पता है क्या होता है? हाँ जी, टूना का पता है, जादू टूना जादू को कहते हैं। हाँ जी, जादू टूने के अलावा टूना क्या होता है? मछली का नाम, मछली की किस्म है एक, ठीक है, मछली का नाम है टूना। चले, तो लाइसेंस मिल गया उनको। फिश इज प्रोसेस्ड एंड कैंड इन इट्स फैक्ट्री एंड द कैन टूना इज सप्लाइड टू सुपरमार्केट्स अराउंड द कंट्री, और वो फिर जो है वो पूरे मुल्क में बेच देते हैं। जवाब साहब बता रहे हैं कि ये कौन सी मछली होती है? वो कहते हैं बोनलेस मछली होती है जिसका सबवे बर्गर भी होता है। चलें, ठीक हो गया। वैसे टूना से लगता है ऐसी मछली जिसको खा के बंदा टुन हो जाए, तो ये भी तो हो सकता है ना, टूना। बहरहाल जो आप कहते हैं कि आपको ज्यादा पता होगा, मैंने तो नहीं कभी खाई इसलिए मुझे नहीं पता। आगे चलते हैं। असल में पता क्या, हमारे मुल्क में आजकल इस तरह की बातें काफी हो रही हैं, फिर वैसे ही बंदे के ज़हन में वो बात आ जाती है, तो इसलिए वो फिर क्लास में अपे ही वो बात निकल जाती है। खैर, इस पे हम मजीद डिस्कशन नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। सवाल करते हैं। इससे पहले कि आप भी टून हो जाएं, सवाल करना चाहिए। ऑन 1 जनवरी 2014 द कंपनी एक्वायर्ड अ फिशिंग लाइसेंस, लाइसेंस ले लिया एट अ कॉस्ट ऑफ 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपए में लाइसेंस मिल गया। लाइसेंस हैज अ लीगल लाइफ ऑफ 4 years विद नो रेजिडुअल वैल्यू। 4 साल के लिए हमने लाइसेंस लिया है और बस। आगे चलते हैं। द लाइसेंस ग्रांट्स वेल्डन लिमिटेड द राइट टू फिश फॉर टूना इन अ डिमार्केटेड एरिया, एरिया स्पेसिफाइड है, वहां पे जाके मछली पकड़े। नो अदर फिशिंग कंपनी मे फिश फॉर टूना इन दिस एरिया ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द लाइसेंस। द फाइनेंशियल डायरेक्टर, रिटायर्ड अकाउंटेंट, एक्सपेंस द कॉस्ट ऑफ फिशिंग लाइसेंस ऑन एक्विजिशन। उन्होंने क्या किया, वो जो पैसे दिए उसको एक्सपेंस आउट कर दिया। मैनेजिंग डायरेक्टर हु हैज टेकन अ कीन इंटरेस्ट इन आईएफआरएस डेवलपमेंट हैज एक्वायर्ड द एक्सपेंसिंग ऑफ द फिशिंग लाइसेंस। उसने क्वेरी किया, हैज क्वेरीड, उन्होंने क्या है कि कर छड़िया। नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू फिशिंग लाइसेंस ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो अब आप बताएं, डिस्कस द रिकग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ द फिशिंग लाइसेंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एट 31 दिसंबर 2014। बताएं जनाब। उसने पहले दिन ही सारा एक्सपेंस में डाल दिया, तो क्या ठीक किया? हम उसे कहेंगे भाईजान, आपने ये रिटायर्ड अकाउंटेंट जो फाइनेंशियल डायरेक्टर रखा हुआ है, रिटायर्ड अकाउंटेंट, ये रिटायर हो गया है, तो इसको तो वैसे ही अब अकाउंटिंग जो है वो समझ नहीं आती। आप क्या करें, सबसे पहले इसको फारिग करें और हमें रख लें। ठीक है जी, पहली बात। ठीक है, बंदा तो सही होना चाहिए ना अकाउंटिंग करने वाला। चलें खैर, अगली बात करते हैं। हाँ जी, बात क्या है, किसको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। इसको कैपिटलाइज करना है 6 लाख रुपए को, और फिर क्या करेंगे? हाँ जी, कैपिटलाइज करेंगे। कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। अगले 4 साल तक बेनिफिट हम लेते रहेंगे और फिर इसको जो है वो 4 साल पे अमोर्टाइज कर देंगे पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स पे। अगर नहीं पता तो फिर क्या करेंगे, फिर जो है वो 6 लाख को डिवाइड करेंगे 4 पे और 1.5 लाख रुपया जो है वो अमोर्टाइजेशन चार्ज कर देंगे। सबसे पहली बात क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ₹600,000 which were expensed out at the start on 1st January 2014, this statement was not correct.
ठीक है, इट शुड हैव बीन कैपिटलाइज्ड, उसको कैपिटलाइज करना चाहिए, पहली बात ये बता देंगे कि उसको कैपिटलाइज करना चाहिए। ठीक है, और बाय कर रहे हैं हम लाइसेंस, तो हम कहेंगे इसको जो है वो कैपिटलाइज कर लें। राइट होगी बात। और वो 6 कंडीशंस वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं आना, वो डेवलपमेंट कॉस्ट में आता है, इंटरनली जनरेटेड में। ये तो हमने बाय किया, तो हम कहेंगे कि अमाउंट आइडेंटिफाइबल है, फिर उस एरिया में हम मछलियां पकड़ेंगे, हमारा पावर है हमारे पास, और फ्यूचर में बेनिफिट्स भी आएंगे, मछलियां भी हम पकड़ेंगे, पकड़ के मैनेजमेंट की इंटेंशंस बेनिफिट्स होंगे, इंटेंशन की बात नहीं, बेनिफिट्स होंगे। तो आइडेंटिफाइबिलिटी भी है, कंट्रोल भी है, और फ्यूचर बेनिफिट्स भी हैं। एसेट एक्वायर कर रहे हैं, पैसे दिए, तो इट शुड बी कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज कर देंगे। फिर सेकंड पॉइंट की तरफ आएंगे कि अमोर्टाइजेशन शुड बी चार्ज्ड ओवर द पीरियड ऑफ 5 years ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स। हाँ जी, आकाश साहब कहते हैं एक्सपेंस रिवर्सल नहीं होगा, यही कहेंगे ना कि शुड हैव बीन कैपिटलाइज्ड। तो अब कैसे उसकी एंट्री पास करेंगे, अब उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? उसने जाहिर है उसको एक्सपेंस आउट कर दिया, तो हम कहेंगे कि एक्सपेंस क्रेडिट करके लाइसेंस इंटेंजिबल एसेट के तौर पे डेबिट कर देंगे, ये उसकी करेक्शन हो जाएगी। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। तो एक्सपेंस में से अमाउंट निकाल के उसको एसेट बनाएंगे, सबसे पहली बात बताएंगे ना उसने गलत किया, फिर उसे कहेंगे एक्सपेंस को खत्म करके उसे एसेट ट्रीट कर देंगे। और फिर सेकंड बात करेंगे कि लाइसेंस जो है वो एसेट का नाम है, इंटेंजिबल एसेट है। सेकंड ये है कि अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे, और अमोर्टाइजेशन के लिए बताएंगे कि इट शुड बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, उसका पैटर्न देखें क्या है, एंड इफ पैटर्न कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली, ठीक है, नहीं पता लग सकता, तो फिर क्या करें, फिर स्ट्रेट लाइन पे अमोर्टाइजेशन चार्ज कर दें, फिर स्ट्रेट लाइन पे अमोर्टाइजेशन चार्ज कर देंगे। और अमोर्टाइजेशन कितनी बनेगी, वो बन जाएगी 6 लाख। पहले हमने कह दिया पैटर्न पे अगर नहीं पता लगता तो फिर 150,000 पर एनम जो है वो हम अमोर्टाइजेशन चार्ज करना शुरू कर देंगे। इस साल की भी चार्ज हो जाएगी 150,000। सही हो गया। ये सारा कुछ करने के बाद फाइनली क्या होगा, ये एक्सपेंस में चला जाएगा, और इंटेंजिबल एसेट जो है वो बुक वैल्यू पे 4,50,000 बन जाएगा, बुक वैल्यू पे बैलेंस शीट में आ जाएगा, एसओएफपी में चला जाएगा। हाँ जी, लेकिन एक्सपेंस चार्ज तो रिवर्सल नहीं करते, यहाँ कैसे आपने रिवर्स एंट्री की है सर? हजरत साहब, हमने कल जो बात की थी या परसों जो बात की थी वो कुछ और थी, वो थी इंटरनली जनरेटेड एसेट के बारे में, कि एक डेवलपमेंट कॉस्ट है, हम इनकर कर रहे हैं, उसकी कंडीशंस मीट नहीं हो रही, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते रहें, और जिस दिन कंडीशंस मीट होना शुरू हो जाएं उस दिन से ऑनवर्ड कैपिटलाइजेशन करें। ये बात हुई थी। इससे आगे एक सवाल शायद पूछा गया था कि अगर हम एरर कर दें, हमने डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज करना था, गलती से उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालते रहे, तो क्या आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं? जी बिल्कुल। एरर किया तो एरर को तो ठीक करना है, ठीक है, पता ही नहीं था कि इसको कैपिटलाइज करना है, तो एरर को ठीक करना है, तो उसे वापस एक्सपेंस से निकाल के उसे कैपिटलाइज कर देंगे। ये भी इंटरनल जनरेटेड एसेट की बात हो रही है। क्लियर ये बात? चले आगे बात करते हैं। अब इस सवाल में इंटरनल जनरेटेड एसेट है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। यहां पे तो हमने डायरेक्ट एसेट खरीदा मार्केट से, उसको कैपिटलाइज करना था, एक्सपेंस में लिख दिया, तो एक्सपेंस से निकाल के उसको कैपिटलाइज कर दें। ये तो करेक्शन ऑफ एरर हो रही है, और इसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं उस पॉइंट से कि जो एक दफा हमने एक्सपेंस चार्ज कर दिया उसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे। वो इंटरनली जनरेटेड एसेट के बारे में था, डेवलपमेंट कॉस्ट के बारे में था, इसके बारे में नहीं था। हाँ जी, और कह रहे हैं अगर साल गुजर गया हो, अगर साल गुजर चुका हो तो फिर उसका इफेक्ट जो भी होता है वो रिटेन अर्निंग में डालते हैं। अगर साल गुजर चुका हो तो फिर इसका जो भी इफेक्ट हो वो रिटेन अर्निंग में डालते हैं।
जी, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, थ्री पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट ए। Mango Limited is a successful engineering business. Over the past number of years, the company has achieved a market share for its product 30%. At a recent board meeting, the directors suggested recognizing an intangible asset for this market share. कहते हैं इसको जो है वो एसेट बना लें, बता दें, बना दें। हाँ जी, मार्केट शेयर है, उसको एसेट बना दें। मार्केट शेयर होता क्या है? मार्केट में जो प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, अगर 100 चीजें बिकती हैं तो उसमें से 30 हमारी बिकती हैं। तो मार्केट शेयर को कभी भी कैपिटलाइज नहीं कर सकते। अमाउंट उसकी कैलकुलेट करना सबसे पहले वो पॉसिबल नहीं होगा, कितनी अमाउंट है। फिर दूसरी बात, अगर अमाउंट किसी तरह निकाल भी लें तो कंट्रोल नहीं है। मार्केट शेयर तो किसी वक्त भी चेंज हो सकता है, कंट्रोल नहीं है हमारा कोई इस पे मार्केट पे, तो इसलिए इसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। तो डायरेक्टर की सजेशन गलत है, ये कैपिटलाइज नहीं होगा। आगे चलते हैं, ग्रेप्स लिमिटेड। पहले मैंगो था, अब ग्रेप्स आ गए, और उसके बाद जो है वो आ रहा है मेलन। तो इसका मतलब पता क्या है? जब ये सवाल किसी ने बनाया तो वो बैठ के फल खा रहा था, और गर्मियों के दिन थे, क्योंकि मैंगो, ग्रेप्स और मेलन होते ही गर्मियों में। चलें, ग्रेप्स लिमिटेड इज अ कंपनी इन द IT इंडस्ट्री। The success of the company is built around software which has developed internally and for which a patent is registered, as well as the skills of the staff that operate the software. Staff is required to give 1 month's notice of their resignation. उन्होंने 1 महीने का नोटिस भी देना है। To briefly discuss whether the patent and the staff skills, दो चीजों के बारे में पूछा, patent और staff skills can be recognized as an intangible asset। तो बता दें जी, पेटेंट को रिकॉर्ड कर लें, स्टाफ स्किल्स को रिकॉर्ड कर लें, दोनों को रिकॉर्ड कर लें, या दोनों को ना करें। हाँ जी, पेटेंट को कैपिटलाइज कर देंगे, जबकि स्टाफ को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। क्लियर है? चलें आगे। सी पे चलते हैं। मेलन लिमिटेड manages and operates toll roads on major national routes throughout the country. टोल टैक्स पता है ना क्या होता है? गाड़ियां गुजरती हैं, टोल पे करती हैं टोल प्लाजा पे, तो उनको जो है वो टोल जो है वो उसका ठेका मिला हुआ है। जाहिर है वो किसी को ठेका दे देते हैं, वो आगे जो है वो फिर टोल टैक्स ले रहे होते हैं। आगे बताया भी हुआ, द कंपनी परचेज द लाइसेंस खरीद लिया, ठेका ले लिया उसने, टू ऑपरेट अ टोल रोड इन द ईस्टर्न कैप 17 years ago, 17 साल पहले, फॉर एन अमाउंट ऑफ 10 million, 10 मिलियन की अमाउंट पे की। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द टोल रोड, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या, डिस्कस द अकाउंटिंग इशूज रिलेटिंग टू द मेजरमेंट ऑफ द लाइसेंस। अच्छा ठीक है। इट वॉज एक्सपेक्टेड द टोल रोड वुड बी इन यूज फॉर 20 years, इनिशियली 20 साल की एक्सपेक्टेशन थी, एंड द इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी इवनली ओवर द 20-year पीरियड। The estimated toll road usage is 1 million cars per year. ख्याल ये था कि हर साल 10 लाख गाड़ियां जो है वहां से गुजरेंगी। At the time, there were no plans to construct alternative routes in the area. There is no active market for toll road licenses. 17 साल पहले की बात है, 10 मिलियन पे किया, 20 साल उसकी लाइफ रखी, और ये ख्याल था कि हर साल जो है वो 10 लाख गाड़ियां गुजरा करेंगी। और आगे ये एक रिक्वायरमेंट से पहले भी एक बात बताई हुई, इसको जरा पहले पढ़ लेते हैं। द राइट टू ऑपरेट द टोल रोड वाज करेक्टली रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट अपॉन परचेज 17 years ago। वो कहते हैं उसको बिल्कुल ठीक ठाक जो है वो हमने रिकॉर्ड किया था। सवाल को साथ साथ सॉल्व भी कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और इसका सी पार्ट हम कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 पार्ट सी। लाइसेंस कॉस्ट क्या है? 10 मिलियन है। लाइफ कितनी है? 20 इयर्स है। और कितने साल गुजर चुके हैं? इयर्स गॉन, 17 इयर्स गुजर चुके हैं। और पैटर्न क्या था? इक्वल था कि 1 लाख गाड़ियां पर एनम वहां से गुजरेंगी। तो अमोर्टाइजेशन क्या हुई? हाँ जी, अमोर्टाइजेशन कितनी बनी? अमोर्टाइजेशन बनेगी 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 20 मिलियन, 20 मिलियन गाड़ियां 20 सालों में, इनटू 1 मिलियन गाड़ियां हर साल। आप सीधा 20 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल बेनिफिट आना है। तो कितना बना? हाँ जी, अमोर्टाइजेशन पर एनम कितनी बन गई? 5 लाख, 500,000, तो 5 मिलियन। हाँ जी, अमोर्टाइजेशन कितनी आई? 500,000। ये 5 लाख रुपया जो है पर एनम, ये अमोर्टाइजेशन आ गई। ठीक है, पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स पे किया ना। इक्वल बेनिफिट का पैटर्न है तो 10 मिलियन को 20 पे डिवाइड कर दें तब भी 5 लाख आएगा, या 10 मिलियन को 20 मिलियन पे डिवाइड करके 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दें तब भी जो है वो 5 लाख आएगा। 17 साल गुजर गए तो एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कितनी हो गई? इक्वल है हर साल, इंटू 17, कितना बन गया? 17 5 85, 8.5 मिलियन बन गया। हाँ जी, ये काइंडली माइक जो है ना वो ऑफ ही रहने दिया करें, और अगर किसी ने कुछ कहना हो तो वो बताया करें। अच्छा जी, 5 लाख आ गया तो 8.5 मिलियन आ गया। कैरिंग अमाउंट क्या बनी? 10 मिलियन इनिशियल कॉस्ट है, माइनस कर दिया 8.5 मिलियन, कैरिंग अमाउंट आ गई 1.5 मिलियन 17 साल गुजरने के बाद। जी, कैरिंग अमाउंट आफ्टर 17 ईयर्स। ओके, हेलो, राइट के लेफ्ट चलें? ओके हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द करंट ईयर, अब क्या हुआ? द गवर्नमेंट अनाउंस प्लान्स एंड कंस्ट्रक्शन बिगेन ऑन अ ब्रिज इन द एरिया दैट वुड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस यूजेज ऑफ द टोल रोड। उन्होंने एक और जो है नया प्लान किया है, एक नया ब्रिज बना रहे हैं तो लोग उसको भी यूज करेंगे। डायरेक्टर एस्टिमेटेड दैट द इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लोइंग टू द एंटिटी वुड डिक्रीज ईच ईयर, कट हो जाएंगे। और क्या होंगे? एक्सपेक्टेड टू बी ड्रॉप टू 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। अब वो अगले 3 सालों में बजाय 1 मिलियन के उन्होंने कहा ये 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख होंगे ओवर द रिमेनिंग 3 इयर्स ऑफ द लाइसेंस। तो अब आप इनका लाइफ चेंज हो गई, साल वही हैं लेकिन चूंकि लाइफ हमारी कार्स में है तो वो चेंज हो गया। तो इनको जमा कर लें, 8 6 जमा 4, 8 जमा 6 जमा 4, कितना बन गया? हाँ जी, 8 6 4, 18 बन गया। अमोर्टाइजेशन चेंज हो जाएगी, एस्टिमेट चेंज हो गया। अमोर्टाइजेशन 2018 में, 2019 में और 2020 में क्या होगी? रिमेनिंग बुक वैल्यू
डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ वो है 1.8 मिलियन इनटू इस साल में कितना बेनिफिट आया 800,000 अमाउंट निकाल दें। फिर 1.5 मिलियन डिवाइड बाय एस्टिमेट वही अब और मल्टीप्लाइड बाय 6 लाख रुपया बेनिफिट आएगा इस साल, 6 लाख गाड़ियां गुजरेंगी। और फिर 1.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.8 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख। जी अमाउंट्स बता दें क्या आ रही हैं। 2018 में क्या है, फिर 2019 में, फिर 2020 में। हाँ जी, कुछ जवाब नहीं आ रहा आपकी तरफ से। 66 1.8 मिलियन पे डिवाइड क्यों किया है? रिमेनिंग लाइफ 1.8 मिलियन है। रिमेनिंग लाइफ जो है वो 1.8 मिलियन है, ये ऊपर जमा करके दिखाया आपको। रिमेनिंग अमाउंट चेंज नहीं होगी जी, नहीं चेंज होगी जी। उस वक्त चेंज होता है जब एस्टीमेट चेंज हो। अब 2018 में, 19 में, 20 में एस्टीमेट चेंज नहीं हो रहा, सेम एस्टीमेट चल रहा है, तो इसलिए फॉर्मूला वही रहेगा, इसलिए फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। ये 864 ये था बेसिकली 8 लाख, ये था 6 लाख, ये ले, और ये था 4 लाख। इनको जमा किया तो ये आ गया 18 लाख। हाँ जी, ये बता रहे हैं क्या आ रहा है, 66 666 667, फिर 5 लाख, और फिर 333 और 333 ले जा। सही हुई बात। ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक हो गई। अगर आप मुश्किल में पढ़ना चाहें, जैसे आप सोचते हैं ना यहाँ पे 18 क्यों लिया, यहाँ पे रिमेनिंग लेना था, तो फिर इधर भी ये 15 नहीं था आना, फिर 15 में से ये निकाल के, वैसे आप कह रहे हैं ना तो लॉजिकली -66 666 667 ये करके, फिर बाकी कितना था 6 और 4 10, ये वैसे कभी नहीं करना, लेकिन फिर इसको भी बाकी का लेंगे 10 इंटू फिर कितना है 6 लाख। तो अगर आप ये फिगर कैलकुलेट करके देखें तो आपके पास यही 5 लाख आंसर आएगा। जैसे आप सोच रहे हैं कि आप कह रहे हैं जी वो रिमेनिंग क्यों नहीं लिया, फिर बुक वैल्यू भी रिमेनिंग ले, लाइफ भी रिमेनिंग ले, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं करना, आंसर वही आएंगे। जब तक चेंज ना आए तब तक ये फॉर्मूला चलाते जाएं, तब तक ये फॉर्मूला चलाते जाएं, आसान काम। जब कोई चेंज आए तो फिर रिमेनिंग पे, उसके बाद दोबारा चले जाएं। तो अभी फॉर्मूला जो है वो चेंज, फिगर चेंज हुई कब, 2018 में, तो 2018-19 में सेम फॉर्मूला चलता जाएगा, सिर्फ उसके हर साल का जो आपका पैटर्न है वो आप उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएं, आपका आंसर आ जाएगा। ऐड क्यों करना, क्या चीज ऐड की जनाब? आकाश साहब क्या पूछा आपने कि ऐड क्यों करना, किसको ऐड क्यों करना? 8 6 14 को? अल्लाह अल्लाह तेरी शान, जुम्मे वाले दिन इस तरह के सवाल। अच्छा जी ओरिजिनल लाइफ क्या थी? ओरिजिनल लाइफ कितनी थी हमारी 2018 में, 19 में और 20 में? 1 मिलियन, ये थी ओरिजिनल। चेंज हो गया, नवी लाइफ क्या है? वो उसने कहा 8 लाख है, 6 लाख है और 4 लाख है, इसको छोड़ दिया। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जब कभी चेंज आ जाए तो हम कहते हैं कि रिमेनिंग बुक वैल्यू पकड़ें, रिमेनिंग बुक वैल्यू पकड़ें, और रिमेनिंग टोटल लाइफ कितनी है, रिमेनिंग टोटल लाइफ, ठीक है, बाकी सालों में, तो इनका टोटल करेंगे तो टोटल लाइफ आएगी ना, तो इनका टोटल किया तो वो आ गया 18 लाख।
और मल्टीप्लाइड बाय, यानी अब ये लाइफ किस में है, ये कार्स में है, कार्स ड्रिवन, तो फिर हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कार्स ड्रिवन इन करंट ईयर। आउटपुट वाला जो फॉर्मूला होता है बिल्कुल उसी तरह, वही कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है जनाब, ठीक है। तो रिमेनिंग बेनिफिट्स कितने हैं, वो बेनिफिट्स कार्स में हैं, तो हमने कार से डिवाइड कर दिया, तो वो 18 लाख बनता है रिमेनिंग 3 इयर्स का। और फिर कार्स ड्रिवन इन करंट ईयर जो 2018 में हमने ड्राइव हुई, वहां पे ड्राइव होंगी, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2019 में, 2020 में। राइट हो गई बात। चलें, क्वेश्चन नंबर 3 भी चला गया। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 है, फिर 10 है। हाँ जी, क्वेश्चन 3 में और कोई बात? क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। इसमें हमारे कितने सवाल रह गए, बस 13 और 12, 10, 13, 14 यही रह जाएंगे ना, 1 तो हो गया था। ले जी, सवाल नंबर 12 आया, ओपन लिमिटेड commenced research work on a new product on 1 जुलाई 2013 and entered the development phase on 1 जुलाई 2014। 1 जुलाई को रिसर्च वर्क स्टार्ट किया और 1 जुलाई 2014 को 2013 में काम शुरू किया और 2014 में जो है पहुंच गए, कहां पहुंच गए, डेवलपमेंट फेज में पहुंच गए। In this respect, the following expenses were incurred and debited to capital work in progress। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में उसने कहा जी ये खर्चे किए हैं और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डाल दिए। अच्छा, आगे चलते हैं। क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन ऑफ द इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट हैव बीन मेट। द कमर्शियल प्रोडक्शन वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 2015। इट इज एस्टिमेटेड दैट द रिलेटेड प्रोडक्ट वुड हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। लो जनाब, सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। मुझे आप एक बात बताइए, रिसर्च फेज कब से कब तक है? रिसर्च फेज कब से कब तक है, कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ? रिसर्च फेज कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ? शुरू हुआ 1 जुलाई 13 को और 1 जुलाई 14 को डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब है ये 1 जुलाई 13 से लेके तो 30 जून 14 तक जो है वो रिसर्च फेज चलता रहा। फिर डेवलपमेंट फेज कब शुरू हुआ? फर्स्ट जुलाई 2014 को डेवलपमेंट फेज शुरू हो गया और कब तक चला? कमर्शियल प्रोडक्शन बताया 1 जनवरी 2015 को शुरू हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 दिसंबर 2014 तक जो है वो हमारा डेवलपमेंट फेज रहा और फिर कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई कब? स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 2015। और इस वक्त हम कहां बैठे हुए हैं? ईयर एंड 30/6/15 में बैठे हुए, और हमसे यही पूछा गया कि आप बता दें 30/6/15 में क्या करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। सारा कुछ उसने डाल दिया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। किसमें डाल दिया? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डाल दिया। तो पहले तो हम निपटते हैं पिछले साल से, 30 जून 14 से। 30 जून 14 तक तो कोई डेवलपमेंट शुरू ही नहीं हुई थी। तो ये जो 8 है ये क्या चीज है? ये रिसर्च ही होगा ना, डेवलपमेंट तो हुई नहीं, ये रिसर्च है। और ये 4 क्या है?
हाँ जी, ये 4 क्या है? ये तो लैब इक्विपमेंट है, और लैब इक्विपमेंट क्या होता है? एक टेंजिबल एसेट होता है। लैब का पहले भी पॉइंट आ चुका ना, किसी सवाल में लैब का हमने पहले भी जिक्र किया। टेंजिबल एसेट है। तो ये 8 और 4 12, इसकी करेक्शन करेंगे सबसे पहले। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में गलत डाल दिया, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से निकाल दें 12 का 12 सारा। ये हम कब कर रहे हैं? ये अब करेक्शन हम कर रहे हैं, और ये किस साल में हो रही है करेक्शन? इन 2015 में, पिछला साल गुजर चुका। 8 जो है वो खर्चा है रिसर्च का, उसको रिसर्च एक्सपेंस में डाल दें 8, और 4 जो है वो लैब है, तो उसको आप लैब के नाम से जो है वो क्या था? लैब इक्विपमेंट, तो उसको आप लैब इक्विपमेंट के नाम से टेंजिबल एसेट कैपिटलाइज कर दें। ठीक हुई बात। अब 2015 में हम ये काम कर रहे हैं। खर्चा किस साल का है? 2014 का है, 2015 का है? खर्चा किस साल का है? खर्चा 2014 का है। तो हम 2014 के खर्चे को 2015 में तो नहीं ना खर्चा लिख सकते, वो तो पिछले साल में लिखना चाहिए था। लेकिन पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका, पिछले साल का प्रॉफिट गलत आ चुका, और वो प्रॉफिट कहां जा चुका? रिटेन अर्निंग में जा चुका। तो जब कभी पिछले साल का कोई एक्सपेंस या इनकम रिकॉर्ड करना पड़ जाए, तो उसके लिए रिटेन अर्निंग का वर्ड यूज करते हैं। अभी पहले किसी ने पूछा था तो मैंने बता दिया था, हाँ जी, अब यहां पे अप्लाई करके दिखा दिया। तो यहां रिटेन अर्निंग्स लिखेंगे, यहां पे रिसर्च एक्सपेंस का वर्ड नहीं लिख सकते, क्योंकि ये पिछले साल का है। तो हम लिख देंगे रिटेन अर्निंग्स। प्रॉफिट गलत हो गया, रिटेन अर्निंग में डेबिट किया, खुद ही ठीक हो जाएगा प्रॉफिट। पहला काम तो ये कर दिया, जो 2014 से रिलेटेड फिगर्स थी, रिलेटेड टू करेक्शन इन 2015, रिलेटेड टू 2014। 2014 के एरर थे, वो हमने 2015 में ठीक कर दिए। पहली बात। आगे चलते हैं। दो 2015 में आ जाए। 12 क्या है? जाहिर है ये डेवलपमेंट कॉस्ट होगी, ये डेवलपमेंट कॉस्ट होगी, उसने सारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में रखा हुआ है। ये कॉस्ट ऑफ टेक्निकल स्टाफ, ये क्या है? ट्रेनिंग स्टाफ, ट्रेनिंग ऑफ टेक्निकल स्टाफ। इसको क्या करना चाहिए? इसको एक्सपेंस चार्ज करना चाहिए। ये किस साल का एक्सपेंस है? करंट ईयर का। और फिर कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन, ये डेवलपमेंट कॉस्ट का पार्ट बना देंगे। कंडीशंस पूरी हो रही हैं, सही हुई बात। चलें, तो ये 13.5 जो, इसको भी ठीक करते हैं। इसमें से 12 और 0.6 ये दोनों डेवलपमेंट कॉस्ट में चले जाएंगे, और 0.9 जो है उसको एक्सपेंस में डाल देंगे। उससे पहले एक काम और करते हैं, जो लैब है इक्विपमेंट, उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे कि नहीं? ये देखें यहाँ पे, ये उसने लिखा हुआ है, परचेज ऑन 1 जनवरी 2014, हैविंग एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल उसकी लाइफ है, तो उसको डेप्रिसिएशन भी लगानी है, उसको डेप्रिसिएशन भी लगानी है। तो डेप्रिसिएशन जो है वो लगा देते हैं 1 जनवरी 14 से लेके पिछले साल की डेप्रिसिएशन वो जरा पूरी कराएं, फिर आगे चलते हैं 30 जून 2014 तक। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, लाइफ थी कितनी? 5 साल। 4 उसकी जो है 4 मिलियन उसकी कॉस्ट है, 5 साल लाइफ है, 6 महीने बनते हैं, 4/5 इंटू 6/12, बता दें कितनी अमाउंट आती है डेप्रिसिएशन की? 0.4। तो ये 0.4 की डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब ये पिछले साल की डेप्रिसिएशन है, तो अगेन क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन की जगह क्या लिख देंगे? कोई भी पिछले साल का इनकम या एक्सपेंस हो, उसकी जगह पे रिटेन्ड अर्निंग का वर्ड लिख देते हैं। तो यहाँ पे रिटेन अर्निंग आ गई। ये पिछली करेक्शंस हो गई। अब हम इस साल की अमाउंट पकड़ते हैं, वो है 13.5, उसको ठीक करते हैं। 13.5 क्रेडिट, क्या क्रेडिट? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट 13.5, उसमें से 12.6 जो है वो डेवलपमेंट कॉस्ट में डाल देंगे, जो कि इंटेंजिबल एसेट होगा, और बाकी जो है 0.9 था, 0.9 वो एक्सपेंस में डाल देंगे, ट्रेनिंग एक्सपेंस।
चेक करें, ठीक हो गया। ये भी ये हम एंट्रीज करके दिखा दें, नैरेटिव लिख दें, दोनों तरह ठीक है। हम बता दें कि ये इतना डेवलपमेंट कॉस्ट में जाएगा, इतना जो है वो ट्रेनिंग। जी हेलो, आवाज आ गई? आवाज आ गई। वो माइक का बैटरा खत्म हो गया था, मींस बैटरी खत्म हो गई थी, तो इसलिए जो है मैंने जल्दी से माइक दूसरा लगा लिया है। आपका मैसेज देख के तो आवाज आ गई, अच्छी बात हो गई। वैसे कह रहे हैं आवाज के बगैर ही समझ आ गई। चलें, हाय उदास हो गए बिना आवाज के, वाओ। अच्छा ही चल, कनेक्शन को कुछ नहीं हुआ था, ठीक हो गया जी। तो .8 ये वाली एंट्री बता दें, ये एंट्री ओके है। दोबारा से बात करता हूं कि ये वाली एंट्री तो ओके हो गई ना 13.5, उसमें से 12.6 जो है वो डेवलपमेंट कॉस्ट में डाल दिया, 0.9 ट्रेनिंग एक्सपेंस। उसके बाद लैब इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन लगाई। अब 6 महीने की डेप्रिसिएशन हमने कैपिटलाइज करनी है, डेवलपमेंट कॉस्ट में डालनी है, वो डेवलपमेंट फेज से रिलेट करती है। और उसके बाद बाकी 6 महीने की जो डेप्रिसिएशन है वो कमर्शियल प्रोडक्शन में आई तो वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज हो जाएगा। टोटल पूरे साल का 0.8 आ गया। इकट्ठी एंट्री कर दी। 2 एंट्रियां भी हो सकती हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 0.4 से, और फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, यानी इसकी 2 एंट्रियां अलग-अलग भी कर सकते हैं, एक भी ठीक है। डेवलपमेंट कॉस्ट डेबिट 0.4 से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये पहले 6 महीने की डेप्रिसिएशन जुलाई से लेके दिसंबर तक डेवलपमेंट फेज में। फिर उसके बाद जो है वो अगली एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये जनवरी से ऑनवर्ड जो 6 महीने हैं उनकी डेप्रिसिएशन। हाँ जी, सवाल खत्म या कुछ रह गया? सवाल खत्म या कुछ रह गया? हाँ जी, एक चीज रह गई। क्या रह गया? हाँ जी, क्या रह गया? अमोर्टाइजेशन लगानी रह गई इस साल की। इंटेंजिबल एसेट रेडी हो गया, डेवलपमेंट कॉस्ट ये है 12.6, एक ये हमने लिखा डेवलपमेंट कॉस्ट, और एक ये लिखा डेवलपमेंट कॉस्ट 0.4। बस इन दोनों को जमा कर लें। और बताया हुआ है कि 10 ईयर्स जो है वो लाइफ है डेवलपमेंट की, 10 ईयर्स लाइफ है। एंट्री कर देते हैं 13 डिवाइडेड बाय 10, और रेडी कब हुआ, कमर्शियल प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुई, वो जनवरी में स्टार्ट हुई, तो 6 महीने जो है वो डेप्रिसिएशन लगेगी, जनवरी 2015 से जून 2015 तक। अमोर्टाइजेशन डेबिट
एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, ये 6 महीने की अमोर्टाइजेशन बता दें कितनी आती है, 0.65। ऊपर लिख देंगे सवाल के ऑल फिगर्स इन मिलियन, 0.65। ठीक है जी, यहां पे लिख देता हूं मैं ऑल अमाउंट्स इन मिलियन, ऑल रुपीज इन मिलियन, ये मेंशन कर दिया और उसके बाद नीचे सारी फिगर्स जो हैं वो हाँ जी, कह रहे हैं एसेट की कॉस्ट 13.5 नहीं है, देख लेते हैं, अभी आपने ही मुझे बताया, देख लें कोई एंट्री हमने मिस तो नहीं की। ये चेक करें, डेवलपमेंट कॉस्ट एक हमने ये लिखा 12.6 और एक ये लिखा 0.4, 13 हो गया, और इसके अलावा कहीं और लिखा हुआ है कुछ? बस कोई भी नहीं, दो ही हैं। हाँ जी, पूछ रहे हैं प्रोडक्शन की सीजीएस में चार्ज होगी। हाँ, क्योंकि हमने एक नई प्रोडक्ट डेवलप की तो उसकी प्रोडक्ट बना के बेचेंगे तो खर्चा सारा सीजीएस में जाएगा ना, तो ये अमोर्टाइजेशन सीजीएस में जाएगी। ठीक फरमाया आपने, अमोर्टाइजेशन जो है वो सीजीएस में जाएगी। एसेट जो है वो नेट होके 13 माइनस 0.65 करके बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है, एसओएफपी में दोनों एसेट आ जाएंगे, टेंजिबल भी आ जाएगा और इंटेंजिबल भी आ जाएगा। टेंजिबल में क्या था, लैब थी। ठीक है, लैब थी कितने की, 4, और उसमें से जो है वो 0.4 पिछले साल निकल गया, 0.8 अब निकल गया, तो ये निकाल के 2.8 नेट बन जाएगा, 2.8 पे ये आ गया। एसेट जो है वो कितने का है, एसेट है 13 का और माइनस किया 0.65 इंटेंजिबल एसेट, तो ये आ जाएगा 12.35 पे। ये चीज़ें बैलेंस शीट में आ गई। और उसके बाद जो है वो एसओसीआई में क्या आएगा, एसओसीआई में डेप्रिसिएशन भी आ जाएगी, अमोर्टाइजेशन भी आ जाएगी। डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 0.4, क्योंकि 0.4 तो कैपिटलाइज हो गया तो 0.4 एक्सपेंस में आएगा। अमोर्टाइजेशन 0.65 की आ गई, और उसके अलावा ट्रेनिंग कॉस्ट आ गई, वो थी 0.9। सही हो गया जी। लो जनाब, ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। उसके बाद जो है वो 2 क्वेश्चन हमारे अभी भी रह गए, तो खैर है, रह गए तो क्या हुआ, आपने जो आज काम करना है वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 और 12 आपने कर लिए होंगे यकीनन, सॉरी 12 नहीं, वो तो हो गया 13। तो अगर किए तो अच्छी बात, नहीं किए तो जरूर ट्राई कीजिएगा 13 और इसके साथ 14 भी। और फिर क्वेश्चन बैंक की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन बैंक जो है वो 10.1 और 10.2, ये 2 सवाल ये भी कर आइएगा, बल्कि 10.3 भी कर आइएगा। छोटे छोटे सवाल हैं ये कर लीजिएगा। आई कैप क्वेश्चन बैंक, जब क्वेश्चन बैंक की बात होगी तो इसका मतलब होगा आई कैप का क्वेश्चन बैंक। खाली क्यू जो होगा वो हमारा पैक का होगा, और आई कैप की जब भी बात करेंगे तो क्यू बी की बात करेंगे। इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। FR2 में डेप्रिसिएशन के लिए मेथड ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस या आज मेथड यूज नहीं होते, या पॉसिबल है? पॉसिबल है, हो सकता है, जहां कहीं दिया होगा आज या जहां पे कहीं यूनिट्स दिए होंगे तो वो मेथड लगाएंगे। ठीक है, अभी हमने अमोर्टाइजेशन को जो मेथड